इसी मुशा की जो कबील से है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में भी राइज है, दुनिया भर में राइज है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है कि चंद लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनानी है, उसके लिए सरमाया दरकार है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ रुपया सरमाया उनको चाहिए इस काम के लिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए कि जनाब हम इसको मिसाल के तौर पर 10 लाख जो है वो यूनिट में तकसीम कर देते हैं, और हर यूनिट की कीमत जो है वो 10 रुपये। तो 10 लाख को 10 से किया तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो अब लोगों को इन्होंने दावत दी कि भाई आप इसमें से जितने यूनिट चाहें ले लें और आप इस कंपनी के जो है वो पार्टिसिपेंट बन जाएं। तो अब ये इन्होंने मार्केट में शेयर्स जो है वो लॉन्च किए हैं, और इसको फिर बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, मुदारबा कंपनीज़ हैं, या आम लोग जो हैं वो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो शेयर्स को जो है वो ख़रीद लेते हैं, और इस तरह कंपनी के पास सरमाया जमा हो गया। अब वो सरमाए के बुनियाद पर जो है वो कारोबार आगे किया जाएगा, और उससे जो अब प्रॉफिट होगा वो फिर इन लोगों के अंदर उनके हिस्सा तनासुबी के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। इसको डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, अब कंपनी इन लोगों को ये भी हक देती है कि आप अपना जो ये शेयर है वो मार्केट में जाकर किसी और को बेच सकते हैं, आप अपनी जगह पर जो है वो किसी दूसरे को ला सकते हैं। तो ये जो मिसाल के तौर पर यहाँ 1 करोड़ का सरमाया जमा हुआ था और 10 लाख जो थे वो उसके शेयर्स थे, तो ये हर एक शेयर्स जो है वो उसका इस कंपनी में हिस्सा तनासुबी को जो है वो ज़ाहिर कर रहा था। ये सब की जॉइंट ओनरशिप हो गई थी। ये पूरी कंपनी जो है ये इन 10 लाख लोगों की मिल्कियत थी, और हर एक का हिस्सा जो है वो उसके शेयर्स के मुताबिक था। तो ये भी जो है वो मुशा की ही सूरत एक बन गई थी, और मुशा भी ये वो उस कबील से है कि जो लायुक़सम है। ज़ाहिर है कि कंपनी के अंदर मशीनरीज़ होंगी, जगह होगी, फर्नीचर होगा और इन्वेंट्री होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको अभी इस तरह इन हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके फिर वो कंपनी नहीं रहेगी, फिर उससे कारोबार उस तरह नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए ये मुशा के उस कबील से ताल्लुक़ रखता है कि जो लायुक़सम है, जिसकी तकसीम नहीं हो सकती। तो इसकी जो ख़रीद व फ़रोख्त के अहकाम हैं तो वो भी जो है वो इसी मुशा की ख़रीद व फ़रोख्त से ही मुताल्लिक़ है, और इसी के फ़रा है ये। तो अब इसकी जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो वो जायज़ है। यानी मैं अपना हिस्सा जो है वो मार्केट में कोई शख्स मुझसे ख़रीदना चाहता है तो मैं अपना हिस्सा वो उसको बेच सकता हूँ, और पैसे लेकर मैं उस शराकत से अलग हो गया, और ये कंपनी ने मुझे हक़ भी दिया है, और इससे किसी दूसरे शरीक को कोई नुकसान भी नहीं होता, तो इसलिए मुझे किसी और का शरीक से पूछने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए इन्होंने फिर एक बाज़ार पूरा बना दिया जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे हमारे कराची में कराची स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है ये कंपनियां इस तरह लिस्टेड होती हैं, बाकायदा तय होती हैं, और उनके जो है वो शेयर्स की जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त इसके अंदर की जाती है। तो अब बाज़ उलमा ने इस शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त को जो है वो ममनू करार दिया था, और इसकी वजह जो थी वो आम तौर पर ये थी कि ये जो कंपनी है, एक तो सरमाया लोगों से इसने हासिल किया, दूसरा ये कंपनी क्या करती थी कि सूदी बैंकों से कर्ज़ा उठाती थी। इनको मज़ीद और को सरमाए की ज़रूरत है तो वो सूदी बैंकों से सूदी कर्ज़ा लिया और उससे कारोबार किया, और उसके ऊपर फिर जो है वो सूद जो है वो उन बैंकों को अदा किया जाता था। तो सूद लेना भी नाजायज़ है और सूद देना भी नाजायज़ है, और जब आप इसके शरीक हैं तो इस शरीक होने की वजह से ये जुर्म आपके ऊपर भी आएगा। दूसरी वजह ये थी कि ये अपना जो इजाफी पैसा होता है वो सूदी बैंकों के पास रखवाते हैं और उनसे सूद वसूल करते हैं, नाजायज़ आमदनी हासिल की जाती है, तो सूद लेने का गुनाह इसके ऊपर आता है। तो
बहुत से उलमा जो थे वो इसलिए शेयर्स के कारोबार को मना करते थे कि इसकी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं है, इन दो वजूहात की बिना पर कि ये नाजायज़ कामों में मुलव्विस होते हैं, सूद लेते भी हैं और सूद देते भी हैं। तो उन्होंने फिर जवाज़ के लिए ये पाबंदी लगाई कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सूद के लेन देन से पाक हो और उसका कारोबार बाकी जायज़ हो, तो फिर जो है वो उसकी शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त हो सकती है। एक अरसे तक जो है वो ये फतवा जो है वो दिया जाता रहा है। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि मुल्क में एक सूदी निज़ाम था और इस्लामाइजेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उलमा जो है वो तरगीबें दिला रहे थे और तदरीजन ये मरहला करना था। तो फिर जो इस अमली तौर पर इस फील्ड से वाबस्ता थे, जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद आली भी शामिल थे और कई उलमा अहले सुन्नत भी इसमें हैं, तो उन्होंने फिर इस कौल को इख्तियार किया कि कुछ हुदूद और क़ुयूद के साथ जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज या शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त को है वो जायज़ करार दिया जाए। तो इसके लिए बाकायदा फिर जो SECP है हमारा पाकिस्तान का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, तो उसमें फिर शरिया बोर्ड बना और इसके हवाले से फिर आगे काम किया गया। तो इन्होंने 5 किस्म की शराइत आयद करने के बाद उन कंपनियों के शेयर्स की जो है वो ख़रीद फ़रोख्त को जायज़ करार दिया। इसको कहते हैं शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। तो वो 5 चीज़ें हैं जिसमें शरीयत के एतबार से उन चीज़ों को देखा जाता है, उस कंपनी के मामलात को देखा जाता है, और अगर वो इन 5 चीज़ों पे पूरी उतरती है तो फिर उसकी ख़रीद फ़रोख्त को शरई तौर पर जवाज़ का फतवा दिया गया और कहा गया कि इस्लामिक बैंक जो हैं वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे जो आमदनी हासिल होगी तो वो लोगों में शरिया कंप्लाइंस के मुताबिक होगी, यानी शरई तौर पर जायज़ आमदनी मानी जाएगी। तो वो 5 चीज़ें जो थीं या 5 शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो है, तो उनमें सबसे पहला तो था कि उस कंपनी का जो है कोर बिज़नेस जो है, जो बुनियादी काम है, वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। वो ऐसा काम हो कि जो शरई तौर पर नाजायज़ ना हो। अब इस नाजायज़ की कबील में सारा सूदी बैंकिंग निज़ाम आ गया। तो सूदी बैंकिंग का अगर कोई शेयर्स है तो वो शरिया कंप्लाइंस नहीं हो सकता, नंबर 1। इसी तरह जो सूअर, खंजीर या इससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उनका कारोबार नहीं हो सकता, खंजीर की ख़रीद फ़रोख्त नाजायज़ और हराम है। इसी तरह ख़मर है और इसी तरह जो दीगर नशा आवर चीज़ें हैं तो उनकी ख़रीद फ़रोख्त का मामला भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई कंपनी इस कामों में मुलव्विस है, शराब खाना या इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर भी कोई जो है वो शरीयत का जवाज़ का कौल नहीं आ सकता। तीसरा जो है वो जो नाजायज़ इंटरटेनमेंट के ज़राए हैं, सिनेमा हॉल्स हैं और इसी टाइप की और जो चीज़ें हैं, ड्रामा कंपनीज़ हैं या इस टाइप की और बहुत सारे मामलात हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये शरिया नॉन कंप्लाइंट या शरई तौर पर नाजायज़ काम कहलाते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसका काम ही यही करना है तो उसको भी शरिया के एतबार से उसका कारोबार जायज़ नहीं माना जाएगा। ऐसे ही टोबैकोज़, ये जो तंबाकू नोशी के मामलात हैं, तो उसको भी जो है शरिया में बैन करके माना जाए। वैसे बाज़ उलमा की इसमें राय मुख्तलिफ है, तंबाकू को बाज़ मुबाह कहते हैं, बाज़ मकरूह तंज़ीही कहते हैं, लेकिन जो हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो उसको भी मना के ज़ुमरे में ही डालती है कि इसके अंदर भी जो है वो शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त नहीं होगी। और इसी तरह जो इंश्योरेंस के काम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी वही सूद के लेन देन का ही उनका एक बुनियादी तौर पर उनका काम ही यही है और इंश्योरेंस का जो मामला है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी जो होंगी तो उनका भी जो है वो शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त नहीं की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि देखा जाएगा कि उस कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, जो बुनियादी काम है, वो शरिया के मुताबिक होना चाहिए, शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह देखा जाए इसके अंदर कि इसकी जो सूदी कर्ज़ा इसने ले रखा है, सूदी
कर्ज़ा कंपनी ने लिया हुआ है कुछ बैंकों से, सूदी बैंकों से, तो वो इसके टोटल एसेट का 37% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगरचे सूद पे जो कर्ज़ा लिया है तो कर्ज़ा लेने वाले की मिल्कियत में तो वो आ जाता है, सूद देना का जो इसने मुआहदा किया वो गुनाह इस पे है, यह नाजायज़ और हराम फ़ेल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सूद देना भी हराम है, जिस तरह सूद लेना हराम है, सूद का मामला करना भी हराम है, लेकिन जो कर्ज़ इस बुनियाद पर इसने लिया है और अब इससे जो कारोबार होगा वो जायज़ कहलाएगा, उसमें हुर्मत आगे मुताद्दी नहीं होगी। वो फ़ेल हराम था ज़रूर, लेकिन इस पैसे से जो जायज़ कारोबार किया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट अर्निंग होगी वो नाजायज़ नहीं है, ठीक है ना। तो सूद देगा वो हराम करेगा, वो अमल हराम है, लेकिन ये आमदनी जो है वो हराम के ज़ुमरे में नहीं आएगी। तो इसमें इन्होंने ये पाबंदी लगाई कि अगर किसी कंपनी ने कर्ज़ा ले रखा है तो उसको आइडियल सिचुएशन तो यही है कि बिल्कुल 0% होना चाहिए, लेकिन अब मार्केट में इस तरह का मामला चल रहा है, इस्लामिक बैंकिंग इतनी बड़ी दस्तयाब नहीं कि जो इतना सरमाया दे भी सके हर कंपनी को। सूदी बैंकिंग ज़ाहिर है बहुत बड़ी है, अब सरमाया भी दरकार है, उसके बगैर कंपनी चलेगी नहीं। तो इस ज़रूरत के तहत उन्होंने कहा कि ये इसकी कोई टाइम लिमिट बांधी जाए और इसकी कोई हदबंदी की जाए, तो उन्होंने 37% को कहा कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इससे ज़्यादा होगा वो नॉन कंप्लाइंट के अंदर चला जाएगा, उसकी ख़रीदो फरोख्त शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, उसको मना कर दिया उन्होंने। तीसरी चीज़ जो इसमें रखी कि इसकी जो नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है, यानी इसने जो अपना सरमाया सूदी बैंकों में रखा हुआ है वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आइडियल सिचुएशन यही है कि एक 0% ही हो, लेकिन यहाँ पर एक अबूरी मुद्दत के लिए इन्होंने ये रखा कि जनाब ये 33% से ऊपर ना हो। चौथा क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा कि इस कंपनी की जो टोटल आमदनी है, जो अर्निंग है, जो जायज़ तरीके से भी आ रही है, नाजायज़ तरीके से भी आ रही है, तो वो 5% से कम होनी चाहिए। जो उसकी नाजायज़ आमदनी है वो 5% से कम हो। अगर 5% या उससे ज़्यादा हो गई तो उस कंपनी के शेयर्स की भी ख़रीदो फरोख्त नहीं की जाएगी। और इस 5% का मतलब ये नहीं है कि ये भी जायज़ होगा, इसकी भी अभी वजाहत करता हूँ कि इसकी भी प्योरिफिकेशन की जाएगी, इसको भी सदका किया जाएगा। और पांचवा क्राइटेरिया इसको उन्होंने ये रखा कि उस कंपनी के जो एसेट हैं, जो लिक्विडेट हैं, यानी कैश की सूरत में या कैश के हुक्म में जो हैं, तो इसके मुकाबले में जो दीगर एसेट हैं, ज़मीन है, मशीनरी है और दीगर साजो सामान वगैरह है, तो वो कम अज़ कम 25% होना चाहिए। इसके जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो कैश के अलावा हैं, लिक्विड फॉर्म के अलावा हैं, तो वो कम अज़ कम 25%, क्योंकि अगर वो 25% भी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो सारा कैश ही है, और फिर वो अगर उसकी ख़रीदो फरोख्त होगी तो वो कैश की ख़रीदो फरोख्त के हुक्म में आ जाएगा, और फिर वो उसकी जो फेस वैल्यू है, जो जिस कीमत पर उसको बेचा गया था, उससे ज़्यादा या कम के ऊपर उसकी ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती, क्योंकि शेयर मार्केट में अब इब्तदान तो 10 रुपये का शेयर्स निकला था, फिर बाद में वो 2000 रुपये का भी हो गया। तो ये जो इजाफी कीमत है वो गोया उस चीज़ की कीमत बढ़ी और उसको उसने हिस्से को अपने बेच दिया, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर उसके जो लिक्विडेट एसेट हैं वो 75% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कैश की सूरत में 75%, तो गोया वो कुल कैश ही है, और इसलिए अब उसकी जो ख़रीदो फरोख्त होगी वो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर होगी, जितनी कीमत पर वो बेचा गया था उसी पर होगी, उससे कम या ज़्यादा के ऊपर नहीं हो सकती।
तो ये 5 क्राइटेरिया के बुनियाद पर ये इस बात की इजाज़त दी कि इस कंपनी के शेयर्स की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त शरई तौर पर जायज़ होगी। और इसमें भी जो 5% से कम की आमदनी की बात की है, तो इसमें भी इसकी प्योरीफाई किया जाएगा इसको, यानी इसको सदका किया जाएगा। इसकी सूरत ये बनेगी, मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के टोटल शेयर्स जो हैं वो 10 लाख हैं और इसकी जो आमदनी आई है जो नाजायज़ बनी वो भी 10 लाख है, तो गोया के हर शेयर के हिस्से में वो नाजायज़ आमदनी में से 1 रुपया आया। तो अब जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उतने ही शेयर्स के मुताबिक वो अपने उतने रुपए जो उसको डिविडेंड मिला है, जो उसको शराकत के कारोबार से जो प्रॉफिट मिला है, उसमें से वो उसको सदका करेगा। इसको प्योरिफिकेशन कहते हैं कि उसको साफ़ किया उसने, और ये गुनाह का ही पैसा था, वो गुनाह का पैसा उसके पास आ गया और अब इसको किसी भी शरीफ फ़कीर को वो इस नीयत से देगा कि ये नाजायज़ पैसा मेरे पास आ गया है, और बग़ैर सवाब की नीयत से वो उसको सदका करेगा। जिस तरह सूद के पैसे का और नाजायज़ पैसे का जिसका मालिक का इल्म ना हो, तो उसका यही हुक्म है। तो उसकी बुनियाद पर इन्होंने इसको जवाज़ का कौल किया। अभी 2023 के अंदर SECP की तरफ से नया शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है उसकी तजावीज़ आई हैं। अभी ये मुजव्वज़ा है, इसको लागू नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है पीछे जो ये इजाज़त दी थी उन्होंने, तो वो एक मखसूस मुद्दत के लिए थी, एक टेम्परेरी थी, एक अबूरी मुद्दत के लिए थी। जाहिर सी बात है कि सूद का लेना भी हराम है, सूद का देना भी हराम है, और 5% से कम ही सही, लेकिन हराम तो है ना। सूद का तो 1 रुपया भी जो है, या गुनाह का 1 रुपया भी जो है, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए अब वो मरहला आ रहा है कि जिसमें अब उन्होंने ये पाबंदी आयद कर दी है, जो करने जा रहे हैं अभी, कि नंबर 1, सबसे पहले तो आपके अपने उसके अंदर आर्टिकल के अंदर जो कंपनी के उसूल और क़वानीन ज़वाबित होते हैं उसमें ये लिखना पड़ेगा कि सूद लेना हराम है और इसी तरह सूद देना हराम, इन दोनों की हुर्मत का इकरार और इसको वाज़े तौर पर मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये उन्होंने की कि कम से कम मुद्दत के अंदर, अभी उन्होंने टाइम नहीं बांधा कि ये 6 माह हो या 1 साल हो या 2 साल हो, लेकिन उसमें ये कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर जाना है, कि आपने जितना भी सूदी कर्ज़ा जो लिया हुआ है इसको ख़त्म करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ख़त्म कर, इसमें मामले को इसको ख़त्म करना है। और अब जो नया आपने अगर कोई कर्ज़ा लेना है तो वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू हो, जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस हैं उसके तहत उसको लिया जाए। सूदी बैंक से जो है वह उस तरीके से आप अब उसको नहीं ले सकेंगे, तो आपकी कंपनी इस शरिया कंप्लाइंट के अंदर आएगी, वरना इसको नॉन कंप्लाइंट के अंदर डाल देंगे, यानी जो शरीयत के मुताबिक नहीं होगी उसकी फिर ख़रीदो फ़रोख्त को मना कर देंगे। और दूसरा ये कि आपने जो अपने असासे रखे हुए हैं, जो कैश रखा हुआ है सूदी बैंक में, तो वो उसको फ़ौरी तौर पर जल्द से जल्द आपने विड्रॉ करना है उससे, और उसको भी फिर आपने किसी शरिया कंप्लाइंट के अंदर ही उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, वहीं आप उस पैसे को लगा सकते हैं, नॉन शरिया कंप्लाइंट में आप नहीं करेंगे। इसी तरह जो 5% से कम वाली बात थी, तो इसको भी 0% के ऊपर लेके जाना है। तो ये अगर नाफिज हो जाता है तो ये बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि ये जो पीछे जवाज़ का कौल था, ये कोई अलल इतलाक़ नहीं था, ये भी सिर्फ ज़रूरत के तहत था, और एक अबूरी मुद्दत में था कि इन जो इस वक्त हम सरमायादाराना निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, तो इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, यकमुश्त ख़त्म करना तो मुश्किल था। तो इस तरह ये एक अबूरी मामला था कि यहाँ से कम चले इतना तो कराएं, फिर उसके बाद अगले मरहले की तरफ जाएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह SECP जो है वो अगले मरहले की तरफ जा रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो ये हो जाता है तो इससे बहुत खुश आइन बात हो जाएगी, और फिर इस तरह जो कंपनीज़ होंगी जिनको शरिया कंप्लाइंट कंपनियां करार दिया जाएगा कि जो शरीयत के मुताबिक हैं, तो फिर इसमें बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जो लोग जो हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा इक़दाम हो जाएगा अगर ये मामला हो जाता है। लेकिन ये हर स्टॉक कंपनी जो है वो शरिया, ये जो 5 बताई हैं मैंने, उसके मुताबिक नहीं थी। ये भी एक 100 से चंद ऊपर थी कंपनीज़, तो हज़ारों हैं,
लेकिन ये चंद ही कंपनियां थी जो इसके ऊपर भी पूरा उतरती थी। तो उसके क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का अपना काम जो है, इसमें बहुत सारी और भी बहुत ख़राबियाँ हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, फ्यूचर ट्रेड होती है कि मुस्तकबिल में जो है वो सौदे होते हैं, जो अभी इसी तरह जो शेयर्स आपके पास मौजूद ही नहीं हैं तो वो भी उनकी ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो पहले से कर ली जाती है। ब्लैंक सेल भी आती है इसके अंदर। और आम तौर पर इसमें क्या होता है, ना बेचना मकसूद होता है ना ख़रीदना मकसूद होता है। ये गैम्बलिंग है, क़िमार की एक सूरत है कि मैंने मुस्तकबिल में एक तवक्को लगाई कि यार इस कंपनी का शेयर जो है वो फ़लाँ टाइम पे रेट ऊपर जाएगा, तो मैंने अभी से वो ख़रीद के रख लिया। ना मुझे वो मिला, ना मैंने पैसे दिए, बस मेरी एक तवक्को के ऊपर मैंने वो ले लिए। और अब 15 दिन के बाद मिसाल के तौर पर वो मुझे मिलेंगे। अब इस 15 दिन के दौरान अगर वो रेट ऊपर चला गया तो मैं क्या करूँगा, जिससे मैंने ख़रीदा है उससे इजाफी जो नफ़ा मुझे हुआ वो लेके रख लिया, बाकी मैंने कहा ठीक है भाई तू अपने पास ही रख। या नुकसान हो गया तो वो मैंने अपना नुकसान उसको दे दिया। तो ना लेना मकसूद होता है ना देना मकसूद होता है, सिर्फ उस तखमीने की बुनियाद पर एक मार्केट में जो चल रही होती है प्रैक्टिस, उसकी बुनियाद पर मैं ऊपर नीचे का एक अंदाज़ा लगाता हूँ और ये सारे मामलात कर लेता हूँ। तो ये क़िमार की सूरत है सारी की सारी, जो शरई तौर पर जायज़ नहीं है। तो बै क़ब्ल क़ब्ज़ का मसला भी पीछे आपको मैंने बता दिया। तो अब जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर इनकी ख़रीदो फ़रोख्त भी की जाएगी तो अब यहाँ पर फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपने हकीकतन कोई शेयर ख़रीदा, इसी कंपनी का ख़रीदा, तो अब आगे इसको आप कब फ़रोख्त कर सकते हैं। वजह इसकी यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ख़रीदारी है वो इस तरह नहीं है कि आप जैसे मार्केट में गए और जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ख़रीद ली। वहाँ ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, ब्रोकर होते हैं। कंपनी ने कुछ लोगों को अलाउ किया है कि उनके ज़रिए आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं और फिर उस ब्रोकर को आप कहते हैं कि इतने शेयर्स मेरी तरफ से ख़रीद लो या इतने मेरे शेयर्स बेच दो। तो वो ब्रोकर जो है वो आपकी तरफ से ज़ामिन होता है कि आपके पैसे भी वो मुहैया करेगा, और अगर आपने कोई शेयर्स बेचा या ख़रीदा है तो वो भी उसको हवाले करना उस ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसकी बुनियाद पर ये होता है। इसी तरह एक आपस का इनका एक इदारा है, CDC कहलाता है, जहाँ पर जो है वो सारे शेयर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है और किसके नाम पर वो शेयर्स हैं, तो उनका ट्रांसफ़र का मामला भी जो है वो CDC के ज़रिए किया जाता है। तो अब वैसे तो शरई तौर पर जब इजाब व कबूल हो जाए तो इंतकाल मिल्क हो जाता है, जैसे पीछे भी मैंने आपको बात कही थी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इसको कहते हैं। अब जो CDC के खाते में जो ट्रांसफ़र आएगा, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है सारे मामलात, पहले कागज़ हुआ करते थे, वो कागज़ जो है ना वो चढ़ाई और खातों में लिखा जाता था। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है मामला। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में भी वो ट्रांसफ़र का जो मामला, जैसे आजकल बैंकिंग में हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होता है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, इतने पैसे चले गए, तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा होता है। तो उसमें भी ये क्या होता है कि वो शेयर्स को पूरा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ट्रांसफ़र वहाँ पर मामला होता है। तो इसमें अगर आज मैंने कोई शेयर ख़रीदा है तो आम तौर पर इसमें कुछ शेयर्स के मामला तो ये होता है कि फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो 1 दिन बाद ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ होते हैं 2 दिन बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद ट्रांसफ़र होते हैं। इसको T1, T2 और T3 कहा जाता है। यानी जो फ़ौरी तौर पर होगा तो वो डे ऑफ ट्रेड का मामला है, और अगर 1 दिन बाद है तो वो T1 कहलाएगा, जो 2 दिन बाद है वो T2 कहलाएगा, और जो 3 दिन बाद है वो T3 कहलाएगा। यानी इस शेयर्स की जो है वो 3 दिन के बाद आपको मुंतकली होगी। तो अब ये जो CDC के खाते के अंदर मामला आता है, तो यहाँ सवाल ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है या ये ट्रांसफ़र ऑफ टाइटलमेंट है। मतलब ये है कि शरई तौर पर तो मैं मालिक हो गया उन शेयर्स का, लेकिन क्या ये मेरे नाम वहाँ जब तक लिखे नहीं जाएंगे तो ये क्या कब्ज़ा है या मिल्कियत का सबूत है। जैसे हम मकान ख़रीदा, बेचा, इसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाकर जनाब उसको पूरा अंगूठे लगते हैं, ये सब कुछ होता है, तो ये सब क्या होता है, मिल्कियत का सबूत होता है। तो शरई तौर पर मिल्कियत का सबूत और चीज़ है, मिल्कियत और चीज़ है, कब्ज़ा और चीज़ है, ये तीनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं।
तो ये जो यहाँ पर मामला हो रहा है ये ट्रांसफ़र ऑफ टाइटलमेंट है या ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है। तो ये जो मैंने उनके कवानीन वगैरह देखे तो उससे तो ये पता लगता है कि जैसे ही आपकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, अब ब्रोकर लाजिम हो गया उसके ऊपर कि वो आपके नाम ट्रांसफ़र करवा के देगा, यानी टाइटलमेंट आपके नाम आएगी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद। लेकिन अगर इस दौरान कंपनी बंद हो जाती है, हलाक हो जाती है, या उसका सेटलमेंट हो जाती है, तस्फिया हो जाता है, तो अब उसके जो बकायाजात होंगे वो किसको मिलेंगे? बेचने वाले को मिलेंगे, ख़रीदने वाले को मिलेंगे। तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी हुई है कि अब ये मामला सारा ख़रीदार की तरफ मुंतकिल हो गया है। उस कंपनी का नफ़ा नुकसान इस दौरान जो डिविडेंड भी आएगा, अगर कंपनी जो है वो शराकत का जो नफ़ा तकसीम करती है वो भी जो है वो ख़रीदार को मिलेगा। इसी तरह अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो ये नुकसान भी ख़रीदार बर्दाश्त करेगा, बेचने वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी तरफ से मिल्कियत मुंतकिल हो चुकी है इजाब व कबूल करते ही। और अब जो है ये जो इंतकाल है ये कब्ज़ा नहीं है, ये सिर्फ सबूत मिल्क है। अच्छा, इस वक्त जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चल रही है मार्केट के अंदर वो इसको कब्ज़ा कहते हैं, और इसको उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुशाह है तो मुशाह के अंदर वैसे तो कब्ज़ा हो नहीं सकता, तो तख्लिया जो है वो कब्ज़े के कायम मुकाम होगा। और तख्लिया यहाँ पर यह है कि वो उसके नाम पे मुंतकिल हो जाए, और जब उसके नाम पे मुंतकिल होगा तो फिर वो आगे उसको बेच सकेगा, यानी जब उसके नाम वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे उससे पहले वो बेचेगा तो वो बै क़ब्ल क़ब्ज़ के हुक्म से आएगा। इस पे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मेरे ये हैं कि पहली बात तो ये कि जो तख्लिया है, तख्लिया का मतलब ये होता है कि कब्ज़ा हकीकी पर कुदरत दे देना। जो तख्लिया का मतलब है वो ये है, यानी आपके सामने एक चीज़ रख दी है कि आप चाहें तो उस पर हकीकी कब्ज़ा कर सकें, तो ये तख्लिया कहलाता है। तो अब जब ये मुशाह है और मुशाह भी ला युक़सम है, तो यहाँ पर कब्ज़ा हकीकी तो मुमकिन ही नहीं है। जब कब्ज़ा हकीकी मुमकिन ही नहीं है तो तख्लिया जो है वो कब्ज़े के कायम मुकाम कैसे हो गया? और जब ये मुशाह है और मुशाह ला युक़सम है, तो मुशाह ला युक़सम के अंदर तो कब्ज़ा शर्ती नहीं है, हत्ता कि वो तसर्रुफ़ के जो कब्ज़े के बगैर ताम नहीं होता, जिसको हिबा कहते हैं हम, तो हिबा के अंदर कब्ज़ा शर्त है। और अब अगर मुशाह का हिबा है और मुशाह ला युक़सम है, तो इसमें फ़ौरी तौर पर जैसे ही इजाब व कबूल होता है तो वो चीज़ वाहिब की मिल्कियत से निकलकर महूब की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है, महूब लहू की। इसमें कोई कब्ज़े का मामला नहीं है और वो उसमें तसर्रुफ़ अब कर सकता है, वो मालिक हो गया उसका। तो जब हिबा जिसमें कब्ज़ा शर्त है कि उसके बगैर वो तसर्रुफ़ ही पूरा नहीं होता, वो पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप इसको मुशाह कह रहे हैं और मुशाह भी ला युक़सम कह रहे हैं, तो मुशाह के अंदर तो कब्ज़ा हकीकी का तसव्वुर ही नहीं होता। तो फिर जब कब्ज़ा हकीकी तो वहाँ तख्लिया का मामला भी नहीं होता। तो इसलिए मेरी राय तो यही है इस बारे में, और मैंने काफ़ी उलमा से भी डिस्कस किया इस हवाले से कि यहाँ पर ये जो T2 की पाबंदी इन्होंने लगाई है कि जनाब फ़ौरी तौर पर जो है आप नहीं बेच सकते उसको, बल्कि जब तक आपके नाम ट्रांसफ़र ना हो उस वक्त तक आप उसको नहीं बेचेंगे, तो ये जो है दुरुस्त नहीं है। पाबंदी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो लोग पाबंदी लगाते हैं वो इस पर ये कहते हैं कि जनाब फिर बहुत से लोग ये हैं कि जो अभी मिल्कियत में नहीं होगा तो वो भी आगे इसी तरह बेचेंगे, सट्टेबाजी करेंगे। तो वो तो पहले ही नाजायज़ उसका होना पहले ही बता दिया कि जो कब्ज़े में नहीं है आपके, जिस चीज़ को अपनी मिल्कियत में ही नहीं लिया अभी, तो उसको आप आगे बेच भी नहीं सकते। तो जो तो वहाँ तो मिल्कियत का मामला आ गया ना, तो इसलिए वो तो वैसे ही नाजायज़ है, और अगर कोई इस तरह का नाजायज़ मामला करेगा तो उसका हुक्म उसके ऊपर लगेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने आज ख़रीदा, एक कंपनी का रेट मैंने लिया, मैंने शेयर्स ख़रीद लिए, आज बाज़ार बहुत तेज़ है, 100 रुपये का लिया, आखिर तक पहुँचते पहुँचते 125 रुपये का हो गया शेयर। तो मैं आज क्यों नहीं बेच सकता वो? हालांकि मैंने तो ख़रीदा है। कब्ज़ा सिर्फ वहाँ जो मेरे नाम चढ़ेगा वो कब्ज़ा कैसे हो सकता है? वो तो टाइटल के उसको आप कह सकते हैं कि मिल्कियत का मेरा जो है वो सबूत वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है फ़िल वक्त बहरहाल यही है कि जब तक वहाँ पर इंतकाल नहीं होता
तो वो इसको शरई तौर पर मना करते हैं। लेकिन मेरी राय में ये पाबंदी भी ज़रूरी नहीं है। जब आपने ले लिया है और मिल्कियत आपकी आ गई है और शेयर्स मौजूद हैं, तो फिर उनको आज भी फ़रोख्त करना जायज़ होना चाहिए। और इस पे जो शेयर्स के माहिरीन हैं उनको मेरी इस बात पर गौर करना चाहिए। बाकी जो नाजायज़ मामलात हैं, भाटा मारना जिसको कहते हैं, शॉर्ट सेल कहते हैं, तो ये सब तो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। जो चीज़ अभी मिल्कियत में नहीं है उसको भी आप नहीं ले सकते। इसी तरह सूदी कर्ज़ा उठाते हैं ब्रोकर से, उसके ऊपर ये लेते हैं तो वो भी नाजायज़ और हराम के ज़ुमरे में आएगा।